हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान गंगा में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रमुख वन लाइनर। और ये एक सीरीज के माध्यम से हम चलाएंगे प्राचीन इतिहास। जो हमारा प्राचीन इतिहास है उत्तराखंड का, वहाँ से लेकर हम इसको आधुनिक इतिहास तक कंप्लीट अनेक पार्ट में चलाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 1। और आगे भी इसी प्रकार क्रम वाइज चलते रहेंगे और आप बने रहें वीडियो के साथ। पार्ट 1। तो दोस्तों शुरू करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, उत्तराखंड में अंडाकार पाषाण उपकरण कहाँ से मिले? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में दरख्याटी गांव में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं टटाऊ महादेव। उत्तरकाशी में डरखेटी गांव के टटाऊ महादेव से अंडाकार पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछे कि चपटे पत्थर के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो चपटे पत्थर के उपकरण चमोली जिले के भेंट गांव और हिउण गांव से मिले हैं। हालांकि इनकी प्रमाणिकता अभी सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन चपटे पत्थर के उपकरण चमोली के भेंट और हिउण गांव से, वहीं अंडाकार पत्थर उपकरण उत्तरकाशी के डरखेटी गांव के टटाऊ महादेव मंदिर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर है केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज में जो प्रमुख श्रेय जाता है वो केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल को जाता है। चाहे वो कप मार्क्स की खोज को लेकर हो, चाहे वो पीजीडब्ल्यू, या चाहे वो अन्य प्रकार के शवाधान हो या किसी भी प्रकार के उपकरण हो, तो ज़्यादातर जो खोज की है वो केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने की है। इसलिए ये श्रेय जो है केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में क्षुरिक संस्कृति का वर्णन जो है संस्कृति का वर्णन किसने किया था? तो उत्तराखंड में जो क्षुरिक संस्कृति का वर्णन किया है वो शिव प्रसाद डबराल ने किया है। शिव प्रसाद डबराल यहाँ पर एक बुक लिखते हैं। बुक का नाम है प्रागैतिहासिक उत्तराखंड। ऐतिहासिक उत्तराखंड। तो अपनी इस बुक के माध्यम से वो हरिद्वार के बहादुराबाद में प्रस्तर छुरियों की खोज को बताते हैं और उत्तराखंड में क्षुरिक संस्कृति का खोज की श्रेय जो है इन्हीं को जाती है। तो शिव प्रसाद डबराल, जिनको कि चारण उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में भीमबेटका के समरूप शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड में जो भीमबेटका के समरूप शैलचित्र मिले हैं वो लाखों उडियार से। प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफाएं मिली हैं उनमें लाखों उडियार विशेष है। हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन जो शैलचित्र मिले हैं गुफाओं में वो उत्तराखंड के 68 स्थानों से मिले हैं। उत्तराखंड में 68 स्थानों से ये शैलचित्र या ये गुफाएं मिली हैं। इनमें से लाखों उडियार जो कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर बाड़ाचीना के निकट दलबैंड पर है। सुयाल नदी के तट पर ये स्थान पड़ता है। वहीं अगर हम देखें तो नागफनी की आकार की ये गुफा है। नाग के फन की आकार की ये गुफा मानी जाती है। भीमबेटका के समरूप है। खोज की बात करें तो MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में इसकी खोज की। सामूहिक नृत्य चित्र इसका मुख्य विषय है। चित्रों में रंगों का प्रयोग किया है, सफ़ेद, काला, गुलाबी, लाल, अनेक रंगों का प्रयोग हुआ है। पालतू पशु के चित्रों का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि कुत्ते जैसा एक जानवर का चित्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है। वहीं बहुपदीय छिपकली और शिकारी सुअर का भी चित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और बात करें तो 7 नर्तकों जो कि मुखौटा पहने हुए हैं उनका चित्र मिला है। और लाखों उडियार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, शैल चित्रों का संग्रहालय लाखों उडियार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है तो इसी को रिलेटेड है। लाखों उडियार में मिले शैल चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो जो भी लाखों उडियार में चित्र मिले हैं उनका प्रमुख विषय था सामूहिक नृत्य। क्योंकि यहाँ पर 34 तथा 28 नृत्य मंडली में नृत्य करते हुए लोगों के चित्र मिले हुए हैं। वहीं 7 नर्तकों को मुखौटा पहने भी दर्शाया गया है। तो जो मुख्य विषय लाखों उडियार में मिले शैल चित्रों का बताया जाता है वो बताया जाता है सामूहिक नृत्य। शैल चित्रों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो शैल चित्रों का संग्रहालय लाखों उडियार को कहा जाता है। मैंने बताया शैल चित्रों का संग्रहालय जो है वो लाखों उडियार। नेक्स्ट, लाखों उडियार से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाखों उडियार का सर्वेक्षण कब हुआ था? तो लाखों उडियार का जो प्रथम सर्वेक्षण किया था अक्टूबर 1982 में यशवंत सिंह कटोच के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, जो सर्वेक्षण किया यशवंत सिंह कटोच ने सर्वेक्षण किया था। और सर्वेक्षण के पश्चात ही इन्होंने इस गुफा को द्विखंडीय रचना बताया था। उन्होंने बताया था कि ये जो गुफा है वो 2 खंडों में बनी हुई है। इस गुफा को द्विखंडीय रचना उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़कानौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो फड़कानौली अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो फड़कानौली की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1985 में। किसने की थी? यशोधर मठपाल ने 1985 में फड़कानौली की खोज की थी। यहाँ से 3 शैलाश्रय मिले हैं। इसके अलावा शंखलिपि में एक लेख भी मिला है और एक पुष्प का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्थई रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो कत्थई रंग के शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं पेटसाल से। पेटसाल जो है अल्मोड़ा में पड़ता है। पेटसाल और पूनाकोट गांव के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं कफ्फरकोट। तो कफ्फरकोट से कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं। वहीं अगर पेटसाल की बात करें तो यहाँ पे नृत्यरत मानव आकृतियाँ, मानवों को लंबे वस्त्र जिसको लवादे कहा जाता है वो पहने हुए भी दर्शाया गया है। और इसकी खोज की बात करें तो 1989 में यशोधर मठपाल ने की थी। तो पेटसाल की खोज जो कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था 1989 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और नृत्य करते मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो योग और नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ जो प्राप्त हुई है वो फलसीमा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि योग और नृत्यरत मानव आकृतियाँ निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होगा फलसीमा। और फलसीमा भी अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते किस स्थान पर दिखाया गया है? तो आंसर है
लिथाप वे यानी कि लहू यानी कि खून, थाप मतलब चित्र। तो लहू के चित्र मिले हैं मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लिथाप में दिखाया गया है। लिथाप में भी 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि फड़का नौली में 3 शैलाश्रय मिले हैं, उसी प्रकार लिथाप में भी 3 शैलाश्रय मिले हैं और ये लिथाप भी अल्मोड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है? तो जो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है वो मिला है कषार देवी से। कषार देवी भी अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ से नृत्य करते हुए 14 नर्तकों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखा उडियार जो कि इंपॉर्टेंट है। गोरखा उडियार से काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। गोरखा उडियार से कुल कितने चित्र मिले हैं? तो गोरखा उडियार से कुल 41 चित्र मिले हैं। ध्यान रहे इन 41 चित्रों में से 33 चित्र जो है यानी कि 33 जो है वो मानव के चित्र हैं और वहीं बचे हुए 8 जो चित्र हैं वो पशुओं के हैं यानी कि जानवर के हैं। तो गोरखा उडियार से 41 चित्र मिले हैं। गोरखा उडियार की खोज की बात करते हैं तो पुराविदों के अनुसार जो है राकेश भट्ट ने इस गुफा को उजागर किया था। विषय की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा इस पर ही बेस्ड आता है कि इसका मुख्य विषय क्या था। तो घनश्याम जोशी ने बताया है कि पशुपालन और शिकार जो है गोरखा उडियार का जो है मुख्य विषय था। गोरखा उडियार कहाँ पड़ता है? तो गोरखा उडियार चमोली के डुमरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मनुष्यों को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। त्रिशूल रूप में मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पे मनुष्यों को दिखाया गया है त्रिशूल रूप। वहीं गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया। लाल रंग का प्रयोग इससे पहले हमने देखा लाखों उडियार में भी चित्रों को बनाने में लाल रंग या गुलाबी रंग या काला रंग इस प्रकार से रंगों का प्रयोग हुआ है। गोरखा उडियार में भी चमोली में स्थित जो है वहाँ पर भी रंगों का प्रयोग हुआ है। भेड़, बकरी, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र भी इस गुफा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो किमनी गाँव से जो है हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार के शैल चित्र मिले हैं। किमनी गाँव हमारा चमोली में पड़ता है। चमोली के किमनी गांव से हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। गोरखा उडियार के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो गोरखा उडियार के चित्रों का मुख्य विषय था पशुपालन शिकार, जैसे मैंने बताया। गोरखा उडियार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये पशुपालन और शिकार किसके अकॉर्डिंग था? घनश्याम जोशी ने ये बताया है कि पशुपालन और शिकार प्रमुख विषय था। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ बनकोट से प्राप्त हुई है। तो ये बनकोट जो है बनकोट कहाँ पड़ता है? तो बनकोट पड़ता है उत्तरकाशी में। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो बनकोट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग के शैलचित्र कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जामों में। तो नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। यहाँ से शंखलिपि का एक लेख भी मिला है जो कि काले रंग का था। हुडली से शंखलिपि का एक लेख भी मिला है जो कि काले रंग का था। इसको 2100 से 1400 वर्ष पुराना जो है माना जाता है इस लेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में शैलचित्र प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड में शैलचित्र प्राप्त का मुख्य क्षेत्र जो है वो सुयाल नदी क्षेत्र है। आपने अभी तक देखा अल्मोड़ा में काफ़ी सारे शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और अल्मोड़ा जो है वो सुयाल नदी के तट पर है। तो सुयाल नदी क्षेत्र जो है वो प्रमुख क्षेत्र है उत्तराखंड में शैलचित्र की प्राप्ति का। उसके अलावा उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है हेनवुड को। W.J. हेनवुड पुरातत्व का जनक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है देवीधुरा में, चंपावत के देवीधुरा में इन्होंने कपमाक्सों की खोज की और इन्हें पाषाणकालीन मानव की समाधि से जोड़ा। तो 1856 ईस्वी में, डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1856 ईस्वी में पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले W.J. हेनवुड ने चंपावत के देवीधुरा में कपमाक्सों की खोज की और ये जो कपमाक्स थे इनको कहा गया कि ये महापाषाणकालीन मानवों की समाधियाँ हैं। द्वारहाट चित्रों पर प्रकाश किसने डाला? तो द्वारहाट चित्रों पर प्रकाश डालने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रिवेट कार्नक को। रिवेट कार्नक 1877 में 1877 में रिवेट कार्नक ने द्वारहाट शैल चित्रों पर प्रकाश डाला। द्वारहाट का एक मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर। द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में इन्होंने 200 कपमाक्सों की खोज की और कहा जाता है कि जो ये कपमाक्स थे वो महास्म संस्कृति से संबंधित थे। तो क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महास्म संस्कृति से संबंधित कपमाक्सों की खोज किसने की? तो रिवेट कार्नक ने 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर मठपाल द्वारा 72 कपमाक्स खोजे गए थे, अर्थात कहाँ खोजे गए थे? तो नौला ग्राम, पश्चिमी रामगंगा घाटी। पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में नौला ग्राम, नौला जैनल ग्राम कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने 72 कपमाक्सों की खोज की थी। कपमाक्स कुछ नहीं, ओखली टाइप के जो है होते हैं। इन्हें महापाषाणकालीन समाधानों से भी जोड़ा गया, साथ में और भी कई तरीके से इनका वर्णन किया जाता है, इनकी विशेषता बताई जाती है। तो 200 कपमाक्स रिवेट कार्नक ने चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट में खोजे। 72 कपमाक्स नौला ग्राम, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में यशोधर मठपाल के द्वारा खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र निखात संस्कृति की खोज कहाँ हुई थी? तो ताम्र निखात संस्कृति की जो खोज हुई थी वो बहादुराबाद हरिद्वार में 1951 में बहादुराबाद हरिद्वार में जब खनन किया गया तो यहाँ से तांबे के उपकरण, मृदभांड, रिंग्स, चूड़ियाँ आदि मिली। तो कहा जाता है कि ताम्र निखात संस्कृति की जो खोज हुई वो बहादुराबाद हरिद्वार में हुई। तो क्वेश्चन बन सकता है ताम्र निखात संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1951 में बहादुराबाद हरिद्वार में। जगदत्त शर्मा ने यहाँ उत्खनन किया था। तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के ताम्र संबंधी उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में खनन कार्य से जुड़ी हुई जाति कौन सी थी? तो प्राचीन समय में खनन कार्य से जुड़ी हुई जाति आगरी जाति थी। आगरी जाति को खनन कार्य से जुड़ा हुआ माना जाता था।
अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम महापाषाणकालीन समाधानों की खोज कब हुई थी? तो 1956 में मलारी गांव में। शिव प्रसाद डबराल यानी कि जिनको चारण कहा जाता है, उनके नेतृत्व में 1956 में मलारी गांव चमोली में उत्खनन हुआ और यहाँ से अनेक चीज़ें मिली, चाहे वो हत्थे युक्त कुतुब हो, चाहे वो महापाषाणकालीन शवाधान हो। एक कुतुब मिला जिस पर मोनाल का एक आकर्षक चित्र था। हालांकि इतिहासकारों ने इन समाधियों को पशुचारक जाति से जोड़ा था, कहा था कि पशुचारक जाति से संबंधित ये समाधियाँ हैं, उनकी ये समाधियाँ हैं। शिव प्रसाद डबराल ने ये उत्खनन करवाया था। शिव प्रसाद डबराल चारण के उपनाम से विख्यात है। इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912। 12 नवंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 1999। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद मलारी गांव में फिर से उत्खनन हुआ था। हालांकि 1983 में भी यहाँ पे उत्खनन हुआ था, लेकिन 2002 में मलारी गांव में 5.2 किलो का सोने का मुखौटा कब प्राप्त हुआ? तो 2002 में शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन हुआ था और यहाँ पे 5.2 kg का सोने का मुखौटा मिला था। इसके अलावा यहाँ पर पाषाणकालीन कंकाल तंत्र या यहाँ पर जो है मृदभांड जिनको कि पाकिस्तान की स्वार्थ संस्कृति से जोड़ा गया था। वहीं यहाँ पर अनेक प्रकार के कुतुब, कंकाल तंत्र, सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन, कांसे का कटोरा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। अनेक इतिहासकारों ने इन सभी को अलग अलग संस्कृति से जोड़ा था। टूसी जो इतिहासकारों ने कहा था कि ये स्वात घाटी के दर्द समुदाय से संबंधित है। वहीं घनश्याम जोशी ने इन्हें सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण बताया था। राहुल शास्त्रीय ने खस जाति से इनको जोड़ा था। सांकलिया द्वारा इनको आर्यों से संबंधित बताया गया था। लेकिन इनकी जो तुलना की गई वो पाकिस्तान की स्वात संस्कृति के समान इनको बर्तन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन लौह उपकरण कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जो लौह उपकरण लौह फलक माना गया था। लौह फलक। उत्तराखंड में महास्म संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले? तो जैसे कि हमने देखा द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर से रिवेट कारनक ने 200 कप मार्क्स खोजे थे, जिनको कि महास्म संस्कृति से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थापली ग्राम श्रीनगर में चित्रित धूसर मृदभांड की खोज किसने की? चित्रित धूसर मृदभांड मतलब PGW की बात कर रहे हैं। PGW पेंटेड ग्रे वेयर। तो थापली श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे है। KP नौटियाल ने यहाँ पर PGW की खोज की थी। लोहे की अनुपस्थिति देखने को मिली थी। लोहे के कुछ भी उपकरण यहाँ पे नहीं मिले थे, लेकिन PGW की खोज KP नौटियाल ने थापली ग्राम श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 में KP नौटियाल ने उत्तरकाशी के किस स्थान पर PGW की खोज की थी? तो आंसर है पुरोला। पुरोला उत्तरकाशी में कमल नदी के किनारे है। कमल नदी के किनारे है। कमल नदी को पुरोला की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 1988 में कांति प्रसाद नौटियाल यानी कि KP नौटियाल ने यहाँ पर PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर की खोज की थी। इनका साथ दिया था BM खंडूरी ने। यहाँ पर पुरोला में एक यज्ञ वेदिका भी मिली है, जिसको कि देवडुंगा यज्ञ वेदिका नाम दिया गया है। इस यज्ञ वेदिका का आकार उड़ते हुए गरुड़ के समान है। और आप जानते हो पुरोला से कुड़िंदों की ताम्र मुद्राएं भी मिली थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे पहले कि कुड़िंदों की ताम्र मुद्राएं निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो है पुरोला उत्तरकाशी से। यहाँ पर हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं। देवडुंगा यज्ञ वेदिका जो कि उड़ते हुए गरुड़ के समान जिसकी संरचना बताई गई है। तो KP नौटियाल उत्तरकाशी के पुरोला में PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलों को साहित्यिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति है कोल कहे जाते हैं। कुरूप और भद्दे, दिखने में ये कुरूप और भद्दे थे ऐसा कहा गया है। ऋग्वेद में इन्हें अनार्य कहा गया है, यानी कि आर्य का विपरीत अनार्य कहा गया है। साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर नाम से इनको जानते हैं। नाग पूजा करते थे। कुमार कुमारी प्रथा जो कि भूटांतिक प्रभाव था। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये ऊपरी क्षेत्र में थे, तिब्बती क्षेत्रों में निवास करते थे। वहाँ से भूटियों के द्वारा इनको निचले क्षेत्रों में भगाया गया और ये उत्तराखंड में आकर बसे। तो कुमार कुमारी प्रथा। शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति कहा है। तो कोलों के साहित्यिक ग्रंथों में किस नाम से जानते हैं? तो कोलों को मुंड या शबर कहा जाता है साहित्यिक ग्रंथों में। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? तो उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति कोल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोलों के बाद यहाँ पर आए किरात। तो कोलों के बाद उत्तराखंड आने वाली प्रजाति कौन थी? तो वो थी किरात। किरात को किन्नर या कीर भी कहते हैं। किन्नर या कीर भी कहते हैं। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है भिल। कोलों के बाद किरात आए, इनको किन्नर या कीर बोलते हैं। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है भिल। इनकी भाषा कौन सी थी? तो किरातों की जो भाषा थी वो मुंडा भाषा। किरात जो है मुंडा भाषा का प्रयोग करते थे। पशुपालक जनजाति थी। आखेट यानी कि शिकार करके जीवन यापन करने वाली जनजाति थी। उत्तराखंड क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि किस ग्रंथ से होती है? किरातों के निवास की पुष्टि होती है कादम्बरी। बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ कादम्बरी में कहा गया है कि इस क्षेत्र में किरातों का निवास था। हालांकि कालिदास की रघुवंश में भी वर्णन मिलता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में किरातों का निवास हुआ करता था। वर्तमान में जो किरात हैं उनकी कुछ वंशज जो है अभी भी निवास करते हैं, जो कि निवास करते हैं कहाँ? तो अस्कोट और डीडीहाट। पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट में वर्तमान में भी किरातों के वंशज निवास करते हैं। झटेला प्रथा, पशु बलि प्रथा, घर जवाई प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो आंसर है खस। ये झटेला प्रथा क्या थी? तो यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करती है, अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, तो जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र उसे झटेला के नाम से जानते थे। तो इस प्रथा को जो है वो झटेला प्रथा कहा जाता था। वहीं घर जवाई प्रथा भी इनमें मौजूद थी। पशु बलि प्रथा, जो ये खस प्रजाति थी, खस जो है वो किरातों के बाद उत्तराखंड में आने वाली प्रजाति है।
महाभारत में कौरवों की ओर से खसों ने जो है युद्ध लड़ा था, ऐसा कहा जाता है। इनमें बहुत सारी कुप्रथाएं मौजूद थी। उनमें से एक प्रथा तो यह थी कि विधवा जो स्त्री विधवा हो जाती थी वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ कहते थे। तो एक टिकुआ प्रथा भी मौजूद थी। तो टिकुआ प्रथा, विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। झटेला प्रथा, पहले पति से उत्पन्न पुत्र झटेला कहलाता था और यह प्रथा झटेला प्रथा कहलाती थी। ये अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे, इनकी ऐसी भी प्रथा मौजूद थी। वहीं पशु बलि प्रथा भी मौजूद थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खसों से आता है कि खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? तो 1885 में, 1885 जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो भूटांतिक जो व्यापारी थे या भोटिया व्यापारी थे वो 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। हालांकि 1914 में जो है एक समझौते के तहत इनका व्यापार हुआ। 1962 तक व्यापार किया। 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद से व्यापार करना बंद हुआ। तो ये समूह में व्यापार करते थे, उनके समूह को कुंज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के वर्षा के देव कौन थे? तो भोटिया जनजाति वर्षा के देव घुरमा देव को वर्षा के देव मानते थे। वहीं संपत्ति और व्यापार के देवता घबला देव जो थे वो संपत्ति या व्यापार के देवता माने जाते थे। भूटांतिक जनजाति कितने उपजाति में विभक्त थी? तो ये थी 5 उपजाति में विभक्त थी। नहीं, ये है ठीक है, 5 उपजाति में विभक्त है, जिनमें है गरबियाल नंबर 1, गुंजियाल, मारतोलिया, पांगती और टोलिया। तो ये इस प्रकार से 5 उपजाति में विभक्त है। इनमें एक प्रथा है रणबड़ प्रथा। तो रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व्यास घाटी में रहने वाले भोटियों में देखने को मिलता है। वहीं ये राठ व संगोत्र उपजाति में विभक्त हैं। राठ जो है वो बिरादरी का सूचक इनमें मानी जाती है। शौका भी कहा जाता है, आपको पता होगा, मारशा, तोलछा, शौका, जौहारी, ये सब जो है इनको ही कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने पढ़े पार्ट 1 में। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा, जो कि हम क्रम वाइज चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में क्या कहा गया है उत्तराखंड को, या साहित्यिक ग्रंथों में उत्तराखंड का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉच। थैंक यू सो मच।